नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर रिविला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जजमेंट राइटिंग की, तो आज की रिकॉर्डिंग जो है वो क्लासरूम से डायरेक्ट है, जो कि हमारी क्लासेस चलती है उससे। तो आइए हम देखते हैं जजमेंट राइटिंग को करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे जजमेंट राइटिंग की जाती है। जब भी बात आती है जजमेंट राइटिंग की, तो हमारे पास दिमाग में आता है सबसे पहले आरजेएस, क्योंकि आरजेएस का जो हमारा एग्जाम होता है उसके अंदर मेन में दो पेपर होते हैं, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। जो सिविल पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। उस 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स में या तो आएगा आपका जजमेंट और आता है आपके पास ऑर्डर राइटिंग। यानी सिविल में हम बात करेंगे तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक मिलती है जजमेंट और दूसरा मिलता है ऑर्डर। ठीक वैसे क्रिमिनल में जाते हो तो वहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक मिलती है आपको ऑर्डर राइटिंग और दूसरी मिलती है जजमेंट। लेकिन यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, दो और तीसरी है चार्ज फ्रेमिंग। तो ये ऑर्डर राइटिंग तो आरजेएस में नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, तो फिर ये किस में आती है? तो ऑर्डर राइटिंग जो है ये आती है आपके गुजरात के एग्जाम में। जीजेएस का जो एग्जाम होता है जीजेएस, उस एग्जाम में आती है ऑर्डर राइटिंग क्रिमिनल की। तो ऑर्डर राइटिंग क्रिमिनल का एक एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, सेक्शन नंबर 125, दूसरा एग्जाम्पल 147, तीसरा एग्जाम्पल 117। तो ऐसे करके ऑर्डर राइटिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जो जिसमें क्वाजी सिविल जैसी नेचर दिखती है। तो आरजेएस के एग्जाम में जजमेंट और चार्ज फ्रेमिंग आती है। पहले आरजेएस के एग्जाम में जब आप देखेंगे 2015 अकेला चार्ज फ्रेमिंग 12 नंबर का आ जाता था, लेकिन अभी इन दिनों इन्होंने ऐसा कर दिया चार्ज फ्रेमिंग विथ जजमेंट राइटिंग 10 मार्क्स का दो आते हैं। यानी 100 मार्क्स का जो पेपर होता है आपका, इसमें से 20 मार्क्स की आपकी जजमेंट राइटिंग आ जाती है। अब बताओ, इस बार जो 2021 का पेपर था उसमें तो इन्होंने कह दिया कि चार्ज फ्रेमिंग करते हुए जजमेंट राइटिंग लिखो, तो उतना तो पेज भी नहीं देते और ना उतना टाइम होता है, तो उसको मैनेज करना अपने आप में जो है वो क्या होता है, एक चैलेंज होता है कि आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अपने पास जजमेंट राइटिंग में तो 2020 तो नहीं, अगर देखा जाए तो आरजेएस मेन के पेपर में आपके जो 300 का पेपर होता है उस 300 में से 40 मार्क्स आपके जजमेंट राइटिंग है। और जजमेंट राइटिंग जो है कि स्कोरिंग होती है, अगर आपने जजमेंट राइटिंग को ढंग से लिखा, ना किंतु ना परंतु, तो आप बहुत अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि ये कहते ना जो सीधी सीधी चीज़ें उसमें क्या करोगे लॉजिक, जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपके नंबर कर सकते हैं, लेकिन जजमेंट राइटिंग में नहीं। लेकिन गड़बड़ी है कि आप एक बहुत बढ़िया जजमेंट कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए आपके पास थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, अन्यथा नहीं लिख सकते। तो बहुत बढ़िया जजमेंट लिखने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब सेकेंड चलते और जजमेंट राइटिंग कहाँ आता है, छत्तीसगढ़। जब आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्जाम देते हैं तो वहाँ मेन एग्जाम जो होता है छत्तीसगढ़ के अंदर, लोअर जुडिशरी की बात करूँ तो वहाँ सिर्फ जजमेंट राइटिंग है, जजमेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन, वहाँ दो ही चीज़ें हैं, वहाँ लॉ है ही नहीं। कितना बढ़िया है, छत्तीसगढ़ जुडिशरी में प्री में लॉ पढ़ना है, मेन के अंदर सिर्फ जजमेंट राइटिंग लिख के आनी है और सिर्फ आपको क्या करके आना है, आपको ट्रांसलेशन। इसका मतलब अगर सिलेक्शन चाहिए तो एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट राइटिंग आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर आगे चलते हैं हम एमपी के अंदर। एमपी के मेन एग्जाम में भी जजमेंट राइटिंग आती है। किसकी बात करूँ मैं, लोअर की। एमपी के लोअर में भी जजमेंट राइटिंग आती है। और हम चलते हैं आगे गुजरात। गुजरात के अंदर जो है जीजेएस, उसमें जजमेंट राइटिंग आती है और वहाँ पे सिविल की भी ऑर्डर राइटिंग देते हैं वो, और क्रिमिनल में पता नहीं उनको क्या अच्छा लगता है, वो ऑर्डर राइटिंग पे ज़्यादा प्रीफर करते हैं जजमेंट राइटिंग की तुलना में। तो अपन जो पढ़ेंगे अभी उसमें जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल की होगी, सिविल की होगी, ऑर्डर राइटिंग सिविल की भी होगी, क्रिमिनल की भी कराऊंगी, क्योंकि आप जो बच्चे हैं जो आरजेएस दे रहे हैं, कभी जीजेएस देने का मौका मिलेगा, जो जीजेएस दे रहे हो आरजेएस देने का, तो दोनों ही सिखाऊंगे। आगे चलते थोड़ा सा और, तो आते हैं यूपी जुडिशरी। यूपी जुडिशरी के अंदर तो और भी गजब की है, वो जजमेंट राइटिंग के साथ साथ प्लेंट भी देते हैं। तो यूपी के अंदर क्या होता है, ऑप्शन में होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोसीजर लॉ का अपना एक पेपर होता है, उस प्रोसीजर लॉ के पेपर में सीपीसी सीआरपीसी साथ में आती है, सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस, ठीक है, साथ में आता है। तो वहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं, इसका बना देते हैं ऊपर प्लेंट और जजमेंट। तो या तो प्लेंट कर लो या जजमेंट। तो कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैडम कौन सा ज़्यादा सही रहता है, तो मैं कहूँगी प्लेंट। क्यों, क्योंकि जजमेंट आएगा क्रिमिनल का, क्रिमिनल का जजमेंट आएगा और आपने ढंग से नहीं पहचाना ऑफेंस क्या हुआ, क्योंकि यहाँ तो नजर हटी दुर्घटना घटी। आप कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर दिखता है, कब मर्डर कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है, कब अटेम्प्ट टू मर्डर अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड होता है, कब अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाता है, कब चेन स्नेचिंग वाला 356 होता है, कब वो 390 हो जाता है। कंफ्यूजन, क्योंकि थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं और पूरा पूरा सेक्शन चेंज हो जाता है। तो उसमें प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए, प्लेंट को, क्योंकि प्लेंट पे गलती होती नहीं है। अब बढ़िया प्लेंट आएगा,
उसका रिटर्न स्टेटमेंट आएगा, काउंटर क्लेम में तो वो आएगा, तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन कुछ सालों से यूपी जुडिशरी ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया, प्लेंट के साथ साथ जजमेंट भी लिखो, तो भी ईजी है, क्योंकि सिविल के जजमेंट में ज़्यादा सेक्शंस नहीं लिखने होते हैं, वहाँ पे मेन चीज़ होती है सिविल के जजमेंट में इशू फ्रेम करना, जबकि क्रिमिनल जजमेंट का पहला मुद्दा होता है सेक्शन सही पहचाना। अगर सेक्शन सही नहीं हुआ तो पूरा जजमेंट ही खराब हो जाता है। अब सेक्शन कैसे पहचानोगे, उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, आईपीसी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। आईपीसी अगर आपके हाथ में है तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि 99% जो मैटर आता है अपने क्रिमिनल का वो क्या आता है, आईपीसी से आता है। लेकिन अब मैं चलती हूँ थोड़ी हायर जुडिशरी की तरफ, तो और कहाँ पर आता है अपने हायर जुडिशरी। हायर जुडिशरी यानी एडीजे के एग्जाम। अब एडीजे के एग्जाम में, एडीजे पूरा इंडिया में कोई भी एडीजे एग्जाम ले लो, जैसे राजस्थान के एडीजे के अंदर जजमेंट राइटिंग आते हैं, छत्तीसगढ़ एडीजे में जजमेंट राइटिंग आता है, एमपी के एडीजे में जजमेंट राइटिंग आता है, गुजरात के एडीजे में जजमेंट राइटिंग आता है, तो वहाँ पे जजमेंट राइटिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बोला लोअर जुडिशरी तो आईपीसी पे कंट्रोल करती है, लेकिन अगर हायर जुडिशरी होगी तो क्या करेगी, वो एनडीपीएस से भी पूछ सकती है, वो आपको जेजेक्ट से भी पूछ सकती है, वो आपको पोक्सो से भी पूछ सकती है, क्रिमिनल में फिर कोई भी छोटे छोटे जितने एससी/एसटी से पूछ सकती है, तो जितने भी क्रिमिनल के दूसरे एक्ट है उससे पूछे जा सकते हैं। ठीक वैसे सिविल की बात करूं तो रैन ट्राइब्यूनल से पूछा जा सकता है। इस बार राजस्थान जुडिशरी में सिविल जजमेंट है रैन ट्राइब्यूनल का आ गया। अब अपन तो सीपीसी पढ़ के जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, टीपी पढ़ रहे हैं, रैन कंट्रोल पढ़ते हैं, लेकिन रैन कंट्रोल के लिए जजमेंट आ जाएगा ऐसा तो सोच नहीं सकते हैं। तो उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, जिसको लेके भी हम चर्चा करेंगे कि मान लो जेजे का आ गया, मान लो पोक्सो का आ गया, मान लो आपका इंडिसेंट का आ गया, मान लो आपका वर्क प्लेस का आ गया, तो फिर उसको कैसे ड्राफ्टिंग करनी, उसको भी हम क्रिमिनल जजमेंट में इंक्लूड करेंगे। वैसे सिविल के अंदर जैसे रैन ट्राइब्यूनल का, उसको भी हम करेंगे कि जो जो कोर्स में आपके सब्जेक्ट है अगर उनमें से किसी और से आ गया तो वो भी अपन इसमें लिखेंगे। ऐसे छत्तीसगढ़ में नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो फिक्स चीजें हैं, जितने सब्जेक्ट कोर्स में होता है उसी में से आता है, अलग से नहीं आता है। ठीक है, तो इतने सारी जगह है जहाँ पे हमें जजमेंट राइटिंग करनी होती है। तो जजमेंट राइटिंग के लिए हमारे पास क्या क्या है, तो आइए चलते हम प्रोसीजर लॉ की तरफ। एक तरफ आता है सिविल। सिविल में जब भी जजमेंट राइटिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 16 से 20, एंड ऑर्डर नंबर 14। ये सिविल की जजमेंट राइटिंग करने के लिए आपके पास होने चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैडम मेरा तो कोर्स ही पूरा नहीं हुआ, तो क्या मैं अभी जजमेंट राइटिंग की क्लास में बैठ सकता हूँ? हाँ, जजमेंट एक लिखने की कला होती है। आप कला सीख रहे हैं, सेक्शन तो बाद में लग जाएंगे, तो ये तो कभी भी सीखा जा सकता है। कोई ऐसा धरी मैं एग्जाम ले रही हूँ, आपको एग्जाम देना है, सीखना है, तो ये चीज़ें तो वैसे आप पढ़ के करनी है, तो कोई इतना इशू है ही नहीं। तो कोर्स पूरा हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपकी प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा बार आप लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, चीज़ें आपको पता रहेगी। हम जब लिखते हैं तो हमें ऐसे पॉइंट्स याद कर ले, फर्स्ट में या सेकंड में, थर्ड में, तो एग्जाम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता। हमें पता है पहला पॉइंट मेरा ये लिखना, सेकंड ये लिखना, थर्ड ये लिखना, कंटेंट सारे आपको पता रहेंगे, क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, बस फटाफट फटाफट उसको लिखना होता है। ठीक है, देन आता है क्रिमिनल के अंदर। जब हम सीआरपीसी, क्रिमिनल का नाम आते ही अपने दिमाग में क्या आता है बेटा, सिर्फ सीआरपीसी, बिल्कुल सही आता है, क्योंकि सीआरपीसी के सेक्शन 190 में अपन क्या लेते हैं, कॉग्निजेंस लेते हैं, और चैप्टर नंबर 27 में जजमेंट देते हैं, तो वो तो दिखती बात वो आएगा। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसके लिए हमें पता होना चाहिए, वैसे तो सेक्शन नंबर 6 पता होना चाहिए, लेकिन सेक्शन 6 ना भी पता हो, सेक्शन 6 ना भी पता हो तो भी आपको पता होनी चाहिए शेड्यूल। जो शेड्यूल 1 है बस वो पता होनी चाहिए। आप जब शेड्यूल 1 में जाके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, सेशन कोर्ट, क्या दिखेगा आपको, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, और क्या दिखेगा, एनी मजिस्ट्रेट। तो मन से कुछ करना ही नहीं है, जब आप वहां पे चले जाते हो तो वहां पे आपको 3 चीजें दिखती हैं। सेशन कोर्ट कौन कौन से मैटर देखेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कौन कौन से मैटर देखेगा, और तीसरा आता है आपके पास, तीसरा आता है एनी मजिस्ट्रेट। तो देखो यहाँ पे तो कोड कितना इजी वे में पहचान लिया, जो शेड्यूल में दिए वही है, और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीजेएम तो इन तीनों को इग्नोर करो, सीजेएम लिख दो। क्वेश्चन में लिखा आता है अपने आप को एसीजेएम बनाते हुए जजमेंट दीजिए, अपने आप को सीजेएम मानते हुए जजमेंट दीजिए, अपने आप को सेशन कोर्ट मानते हुए जजमेंट दीजिए, अपने आप को एडिशनल सेशन कोर्ट मानते हुए जजमेंट दीजिए। तो जब ऐसा लिखा हुआ आ जाता है तब तो टेंशन ही खत्म, तो फिर वही लिख दो। वो नहीं लिखा आता है तभी कंफ्यूज होता है, क्योंकि कई बार आप समझ ही नहीं पाते सेक्शन कौन सा है, और कई बार कोर्ट ही नहीं लगता है। अब क्या हुआ, एक बहुत बड़ी गड़बड़ देखी मैंने, गड़बड़ ये हो रही है कि जब भी आप जजमेंट राइटिंग लिखते हैं, आपने देखा क्वेश्चन आया एसिड अटैक का, या क्वेश्चन आया कल्पेबल होमिसाइड का, या अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड का, आपको एक चीज़ सिखाई हुई है, सबको सिखाई हुई है, और वो चीज़ ये सीखी हुई है
कि सेक्शन नंबर 190 कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास कोई भी मैटर डायरेक्ट नहीं जाएगा। ये पढ़ता है पर हमेशा कि 190 सीआरपीसी कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास कोई भी मैटर डायरेक्ट नहीं जाएगा। कोर्ट ऑफ मैटर को सेक्शन 193 में हमें कमिट करना पड़ता है। ठीक है, अब एग्जाम में आया जजमेंट मर्डर का या कल्पेबल होमिसाइड का और आपने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का नाम लिख दिया। क्यों? क्योंकि आपको यही पता था कि सेशन कोर्ट को कमिट करना पड़ेगा। अरे तो बेटा आप जजमेंट लिख रहे हो, वो सब तो हो गया, तभी तो जजमेंट लिख रहे हो, तो फिर वहां फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्यों लिख रहे हो? फिर तो सेशन कोर्ट आएगा ना। अपन मैटर भेज रहे होते, स्टार्ट होता, कॉग्निजेंस लेना होता, तब हम लिखते ना फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। हमें एग्जाम में कहा जा रहा है कि जजमेंट लिखिए, तो जजमेंट इसका मतलब बाकी की सारी चीजें कंप्लीट हो गई। चार्ज फ्रेम कीजिए, इसका मतलब बाकी की सारी चीजें कंप्लीट हो गई, इसलिए तो हमारा नंबर आया। सेक्शन नंबर 227 कहता है चार्ज फ्रेमिंग करते हैं, 228 कहता है चार्ज फ्रेमिंग करेंगे, और 228 क्या कहता है आपका सीआरपीसी का ट्रायल स्टार्ट करता है, सेशन कोर्ट को चार्ज फ्रेम करता नहीं करता है, तो आप ही को करना है। तो चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पे पहुंच चुके हैं अपन ट्रायल के स्टेज पे पहुंच चुके हैं, अपन जजमेंट सुनाने लगे, तो वहां पे फिर हम 190 को इग्नोर करें, क्योंकि मैंने कई बच्चों की कॉपियां देखी है, फिर बकायदा उनको गोला किया जाता है, वहां पे वो लिख के आ जाते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, फिर उनको नंबर कितने मिलते हैं? बाकी तो ड्राफ्टिंग की है, बच्चे ने मेहनत तो की है, तो मैंने कॉपियां चेक की है उनकी वापस, तो 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर। अब वो कहते इतने क्यों? अरे तो भाई तूने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्यों लिखा? जब एसिड अटैक है तो क्यों लिखा? जब कल्पेबल होमिसाइड है तो क्यों लिखा? वो कहते हमें तो यही पता 190। तो आप सोचा आप उस स्टेज से निकल चुके हो, क्योंकि आप जजमेंट लिख रहे हो, तो वहां पे हमें इसको नहीं चलाना 190 को, हमें चलाना है सेशन कोर्ट का मैटर। तो आप लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ सेशन, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट है इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एनी मजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बहुत छोटे छोटे मैटर होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। अब आप कहेंगे मैडम सीजीएम कहाँ गया, सीजीएम कहाँ गया? वो भी आएगा धीरे धीरे, वो भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे हमारा दिमाग यही रहेगा अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल। तो जब हम क्रिमिनल की बात करते हैं ये दोनों, अब आप कहेंगे अरे इतना कुछ कर लिया, एविडेंस आया नहीं। अरे तो एविडेंस तो बीच में लिखना है। अभी तो हम बात करें कि जजमेंट की स्टार्टिंग करने के लिए कैसे करेंगे, किन किन के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कोर्ट के बारे में, और कोर्ट के बारे में पता करने के लिए सेशन कोर्ट क्या बोलते हैं, क्रिमिनल में इनको देखना है और सिविल में इनको देखना है। चलिए, अब सिविल मैटर के अंदर कौन कौन से ऐसे कोर्ट हैं जिनके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब समझते हैं आप? जहां पर हम केस लेकर जा सकते हैं। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल जुडिक्शन होता है, हमारे पास अपीलेट जुडिक्शन होता है, हमारे पास रिविजनल जुडिक्शन होता है। ये जुडिक्शन बोल रही हूँ, ये लिखा हुआ कहाँ पर है? सीपीसी के अंदर। ये सीपीसी में लिखा हुआ है सिविल कोड, यानी हम जाएंगे सीपीसी। सीपीसी हमारा प्रोसीजर लॉ है। तो ये मैं जो बोला है ये सब बातें कहाँ लिखी हुई है? इसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। क्या बोलते हैं? जुरिस्डिक्शन। और ये जुरिस्डिक्शन हमारी लिखी हुई है सेक्शन नंबर 9 में। अब आप कहेंगे ले सेक्शन 9 में तो है ही नहीं मैडम, क्योंकि बैरेक्ट में सच्ची में नहीं है, बैरेक्ट में नहीं है। लेकिन कभी कभी हमें कुछ चीज़ें बैरेक्ट से बाहर पढ़नी होती है। यदि मैं वेस्ट बंगाल की बात करती हूँ तो वेस्ट बंगाल का एग्जाम आप बैरेक्ट से निकाल ही नहीं सकते। वहाँ जो क्वेश्चन आते हैं उनकी फ्रेमिंग है, उसके लिए आपको किताबें खरीदनी ही पड़ेगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल का एग्जाम कभी बैरेक्ट बेस नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र निकालना है, एमपी निकालना है, छत्तीसगढ़ निकालना है, राजस्थान निकालना है, झारखंड निकालना है, बैरेक्ट से काम हो जाएगा। यूपी निकालना है, अब तो यूपी भी बैरेक्ट पे आ गया। उत्तराखंड निकालना है, दिल्ली निकालना है, वो भी बैरेक्ट बेस पर है। क्वेश्चन बोली प्रॉब्लम बेस हो, लेकिन आंसर उसका बैरेक्ट से ही है। ठीक है, तो वहां पर सेक्शन 9 में नहीं है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आप सिविल के अंदर जिनको सिविल का मास्टर बनना है, टकवानी की बुक खरीद सकते हैं, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएगी। टकवानी नहीं खरीद सकते तो कोई भी मार्केट में गाइड मिलती है मेन की, तो वो खरीद लो, मिल जाएगी। यहाँ पे आपके पास बताएंगे जुरिस्डिक्शन। कितने जुरिस्डिक्शन बताएंगे आप? नंबर 1 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है जहाँ मैटर डायरेक्ट लेके जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा होता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इसको बोलते हैं अपन अधिकारिकता। अधिकारिकता वैसे तो देखो बेटा ये क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है, पर इसको हिंदी में ना अधिकारिकता बोलते हैं, टेरिटोरियल क्षेत्राधिकार। ठीक है, फिर तीसरा आ जाता है तुम्हारे पास सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु। और चौथा आ जाता है तुम्हारे पास पिक्यूनरी जुरिडिक्शन। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वैसे तो बेटा इसको बोलते हैं आर्थिक क्षेत्राधिकार, धन्य क्षेत्राधिकार। इसको आर्थिक भी बोल सकते हैं, पर धन्य भी बोल सकते हैं, धन संबंधी। ठीक है,
ओरिजिनल जुडिक्शन का बारे में कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 15। जब कुछ ना मिले तो ओरिजिनल पे चले जाओ। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहाँ मिलता है? सेक्शन नंबर 16 से लगा के 20 तक। सब्जेक्ट मैटर कहाँ मिलता है? 16, 17, 18। पिक्यूनियर जुडिक्शन कहाँ मिलता है? सेक्शन नंबर 6 में। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मिलते ही मिलते हैं। अब मेरे मुंह से एक और जुरिस्डिक्शन निकला और वो था अपीलेट जुरिस्डिक्शन। आ जाओ, वो था हमारा 5वां है अपीलेट। दूसरा आता है रिविजनल, ठीक है। फिर आता है रीट पेटिशन। ये सब सेकेंडरी स्टेज होता है। एक रिव्यू भी लिख देते हैं, रिव्यू, चलो रेफरेंस भी लिख देते हैं। ये जो है ना, ये सब सेकेंडरी स्टेज पर होता है। पहला स्टेज इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन, जहाँ पे जाके केस फाइल करना होता है। तो ये अपील, रिवीजन, रिव्यू है। अपील कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 96 से 112 तक। रिवीजन कहाँ पे पढ़ते हैं? 115। रीट कहाँ पढ़ते हैं? 32, 226 आर्टिकल में। रिव्यू कहाँ पढ़ते हैं? 114 में। रेफरेंस कहाँ पढ़ते हैं? 113 में, है ना। तो ये है हमारा। तो अपन को सबसे पहले कहा जाता है ओरिजिनल जुडिक्शन, जहाँ केस फाइल होता है। तो अब आपके पास अगला सवाल आया कि अच्छा मैडम, सीपीसी का अगर मेरे पास जजमेंट आता है तो कोड कैसे पहचानूंगी? तो उस कोड को पहचानने के लिए हम चलते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ। सेक्शन 3 क्या कहता है बेटा? सबसे ऊपर हाई कोर्ट, उसके नीचे डीसी कोड। इसको डीसी कोड भी बोलते हैं, डीजे कोड भी। वैसे अपन लोग तो डीजे कोड बोलते हैं। कहाँ जा रहा है? डीजे कोड जा रहा हूँ। लेकिन जितने भी कंपनीज वगैरह होते हैं ना, तो वो लोग डीसी कोड बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सीनियर सिविल कोड। उसके बाद हमारे पास आता है जूनियर सिविल कोड। और उसके बाद हमारे पास आता है स्मॉल कॉजेस कोड। इसको हम कोर्ट के हायरार्की भी बोलते हैं। अब राजस्थान जुडिशरी की बात चलते हैं हम। तो ये जो जूनियर शब्द है, ये राजस्थान जुडिशरी में भी यूज नहीं होता है। 2014 के अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया है। तो इसको सिविल कोड, तो बहुत सी जगह पे है जहाँ पे इसको सिर्फ सिविल कोड बोलते हैं। बाकी जूनियर, सिविल और सीनियर इसको बोलते हैं। हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जिला न्यायालय, इसको बोलते हैं वरिष्ठ सिविल न्यायालय, इसको बोलते हैं कनिष्ठ सिविल न्यायालय, और इसको बोलते हैं लघुवाद न्यायालय, ठीक है। अब इनके पास जाना है आपको। मैटर आया कि साहब राम ने मेरे 5 लाख रुपए खा गया। मैंने राम को 5 लाख रुपए उधार दिए थे, दिस वो मुझे वापस ही नहीं दे रहा है, 5 लाख रुपए मांग रही हूँ। अब 5 लाख रुपए के लिए कहाँ जाऊँ? अगर मैं ये कहूँ कि राम ने मेरे मोबाइल को चोरी कर लिया, तो अपन को पता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। कैसे पता चला? क्योंकि वो तो लिखा हुआ है वहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल में। राम ने श्याम का मर्डर किया, वो भी लिखा है सेशन कोर्ट, पर इसमें तो ऐसा लिखा हुआ ही नहीं। 5 लाख रुपए के लिए कहाँ जाएंगे? जाके देखो बैरेक में लिखा हुआ ही नहीं है। फिर आप कैसे पहचानोगे? तो आपको बताती हूँ, हम सीपीसी पढ़ रहे हैं 1908 की। 1908 के अंदर सीपीसी ने एक जुरिस्डिक्शन दे रखा था जिसको बोलते हैं पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है, धन संबंधी अधिकारिकता। और ये कहाँ दे रखा है? सेक्शन 6 में। लेकिन बैरेक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, हर स्टेट के अपने रूल्स होते हैं। तो 1908 के अंदर क्या किया इन्होंने? पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन दिया कि जूनियर सिविल डिवीजन सुनेगा अप टू 5000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सीनियर सुनेगा 5001 से लेकर 25000, ठीक है। और इसका कह दिया 25,000 रुपीज 1 से लेके अनलिमिटेड। क्या कह दिया? अनलिमिटेड। ये बात है कब की? 1908 की। तो 1908 में हमारे पास ये जुरिस्डिक्शन था पूरे इंडिया के लिए से अनलिमिटेड, ठीक है। अब समय आ गया 2023 का। क्या इतने से मैटर से काम चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो अब समय इनको चेंज करने की आई। अब ये चेंज हो गया, हर स्टेट का अपना अपना। हर स्टेट का कैसे पता करोगे आप? मैं तो बेसिकली राजस्थान की हूँ, तो राजस्थान वालों को तो मैं बता देती हूँ, लेकिन बाकी स्टेट के लिए आपको अपने कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से पता करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अभी गूगल से सर्च हो रहा, सब उल्टा फुल्टा लिखा, कुछ भी काम करें। इससे अच्छा एक दिन घूम के आ जाओ कोर्ट और अपने एरिया का पता भी करके आ जाओ। कुछ का तो मैं बताऊंगी, बाकी पता करके प्रैक्टिकली जो नॉलेज होगा वो बेस्ट होगा। अब ये जुरिस्डिक्शन स्पेशली राजस्थान और एमपी में 2014 में चेंज हो गया। राजस्थान और एमपी में 2014 में अभी जुरिस्डिक्शन चेंज हो गया। अब राजस्थान की बात करूं मैं, तो राजस्थान के अंदर 2014 के अमेंडमेंट में जूनियर सिविल कोर्ट कब कितना सुनता है? अप टू 2 लाख रुपीज, ठीक है। सीनियर सिविल कोर्ट कितना सुनता है? 2 लाख 1 रुपीज से लेकर 5 लाख रुपीज,
और ये सुनेगा 5 लाख 1 से लेकर अनलिमिटेड। यानी राजस्थान में डीजे कोर्ट के पास अभी भी ओरिजिनल जुडिक्शन है। बाकी कई सारे ऐसे स्टेट है जहां पर सिविल मैटर में, क्योंकि हर स्टेट को अपना रूल बनाने का राइट होता है और हर स्टेट में आर्टिकल 227 है। आपको पता है आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सभी स्टेट के लिए एक राइट देता है कि हर स्टेट के हाई कोर्ट को अपने अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए रूल बनाने का अधिकार है। राजस्थान में भी है सिविल और क्रिमिनल रूल्स, तो पहले वो अलग अलग थे, कंबाइन कर दिया। आंध्र प्रदेश के लोअर जुडिशरी में आज भी कोर्ट्स में सिविल और क्रिमिनल रूल, पहले राजस्थान में भी हुआ करते थे। 2015 में था, 2016 में था, 2017 में था, 2018 में था, इसलिए मुझे पूरा याद है और इंटरेस्टिंग भी। और जब वो रूल पढ़ोगे ना, क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि हम जो बैरक पढ़ते हैं वो तो कोर्ट में होता ही नहीं है, और जो कोर्ट में होता है वो बैरक में ही नहीं। बिल्कुल सही कहते हैं अपन, क्योंकि कोर्ट में चलता है जो रूल्स में लिखा हुआ है, जो कुछ भी रूल्स में लिखा हुआ है वो कोर्ट में चलता है, तो फिर वो डिफरेंट ही होना है वहाँ पर। तो 227 के तहत क्या करते हैं, रूल्स बन जाते हैं। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग सबका जुडिक्शन अलग अलग है, तो हर स्टेट का अलग अलग रहता है। तो कहीं जगह रूल्स में है कि जो गुजरात है वहाँ पे डीजे कोर्ट सिर्फ अपीलेट कोर्ट है, वहाँ पर ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं दी, जबकि राजस्थान के अंदर तीनों के पास अपना अपना जुडिक्शन है। जैसे एग्जाम्पल, राम श्याम से 5 लाख रुपए मांगता है, 4 साल पहले उधार दिए थे, 4 साल बाद उसने मांगा, वो कहता कैसे पैसे नहीं है पैसे, जैसे मना दिया कोज ऑफ एक्शन रेज हुआ। अब राम को श्याम के अगेंस्ट 5 लाख की रिकवरी के लिए केस करना है। अब आपके पास 5 लाख रुपए की रिकवरी है, आप जाओ और ढूंढो कौन से कोर्ट में जाएगा 5 लाख रुपए, यानी यहाँ पे केस किया जाएगा सीनियर सिविल कोर्ट, ऐसे आपको पहचानना है, ठीक है। लेकिन मैं तो कहूँ मुझे तो भाटी भवन का पोजीशन चाहिए, अब पोजीशन के लिए तो कोई अमाउंट है ही नहीं, मैं तो कोई अमाउंट ही नहीं लिखा, फिर क्या करोगे? अमाउंट था तो कोर्ट में पहचान लिया, पर जहाँ अमाउंट नहीं लिखा फिर कोर्ट का कौन सा नाम लिखोगे? तो वहाँ पे आता सेक्शन 15। तो ये जो बात हमने पढ़ी ये थी सेक्शन 3 की हायरार्की और ये थी सेक्शन 6। यहाँ पे कौन लग गया? सेक्शन 6, क्योंकि 3 ने बता दिया कोर्ट कौन कौन सा है और 6 ने बता दिया हमारे पास कि पेक्यूनियर जुडिक्शन क्या है। लेकिन सवाल आया पोजीशन का, इस मकान का टाइटल का, इस मकान का पोजीशन का। अमाउंट तो मैंने बताया ही नहीं कितने रुपए, उस केस में हम क्या करेंगे? सेक्शन 15 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेक्शन नंबर 15। और सेक्शन 15 कहता है मैं लोएस्ट कोर्ट जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी मैं? लोएस्ट कोर्ट। पढ़ा था ना, निम्नतम श्रेणी। और मैं राजस्थान की बात करूं तो मेरे पास जूनियर सिविल कोर्ट है, मैं गुजरात की बात करूं तो वहाँ पे स्मॉल कोजेस कोर्ट है, मैं बिहार की बात करूं तो स्मॉल कोजेस कोर्ट है, मैं अगर बात करूं अपने किसकी बात इसकी एमपी की तो सिविल न्यायाधीश सेकंड है। तो लोएस्ट कोर्ट मतलब उस कोर्ट, वहाँ उस एरिया में जो सबसे छोटा कोर्ट है मुझे वहाँ जाना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल राजस्थान में चली गई सिविल कोर्ट। अब सवाल ही आया सिविल कोर्ट कौन सा? राजस्थान के अंदर आप जाओ, जोधपुर जाओ, जयपुर जाओ, उदयपुर जाओ, बीकानेर जाओ, बाड़मेर जाओ, कहीं भी जाओ, सब जगह सिविल कोर्ट है। अब आपको कौन सा सिविल कोर्ट जाना है? ये जमीन कहाँ सिचुएटेड है वहीं जाना पड़ेगा। यानी इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इसके लिए हमें पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 16, 17 और 18। ये तीनों सेक्शन है ना बेटा, ये तीनों ही सेक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, स्थावर संपत्ति की बात करता है ये तीनों सेक्शन। तो फिर इन तीनों सेक्शन के हिसाब से मुझे सिविल कोर्ट जाना है इस प्रॉपर्टी की पोजीशन के, मैं जोधपुर जाऊंगी। ये तो पूरे इंडिया में सिविल कोर्ट है, लेकिन कहाँ जाना है? तो आ गए आपके पास, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया, ये देखो कि जब भी हमें पढ़ना है तो हमें इन सेक्शनों के बारे में पता होना चाहिए। ये देखो सेक्शंस लिखा है, कंटिन्यू आ रहे वो सेक्शन। यहाँ पे आ गया सेक्शन 9, फिर यहाँ पे देखो सेक्शन 3 आ गया, सेक्शन 6 आ गया, 16, 17, 18 आ गया, ठीक है। अब आया राम ने श्याम को चाटा माटा, सटाक डिफेमेशन हो गई, सब लोग हंसने लगे। डिफेमेशन का केस कहाँ करोगे? सेक्शन 19 मूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर आपकी बॉडी से रिलेटेड मैटर है तो कहाँ पे करोगे? तो सेक्शन 19 कहता है। क्या कहता है? सेक्शन 19 कहता है कि ऐसे केसेस में लोएस्ट कोर्ट तो चले गए, चलो भाई हम लोएस्ट कोर्ट, पर लोएस्ट कोर्ट कहाँ का? तो सीपीसी की एक और क्वालिटी है, सीपीसी में सूट इंस्टीट्यूट कहाँ होता है? जहाँ सब्जेक्ट मैटर सिट्यूटेड है, सेक्शन 16, 17, 18। लेकिन जहाँ थप्पड़ पड़ी हो या जहाँ डिफेमेशन हुआ हो, अब वो तो सब्जेक्ट मैटर तो क्या बोलते हैं सिट्यूटेड वाला तो है नहीं। तो ऐसे केसेस में जहाँ कोज ऑफ एक्शन रेज होता है वहाँ वाला कोर्ट ढूंढो, और यहाँ जहाँ डिफेंडेंट रहता है वहाँ लो। लेकिन कोर्ट कौन सा है? सेक्शन 15 लोएस्ट कोर्ट। अमाउंट लिखते ही कोर्ट का नाम आपको मिल जाएगा, बिना अमाउंट लोएस्ट कोर्ट चले जाओ, और लोएस्ट कोर्ट उस एरिया का जो सबसे छोटा कोर्ट है वो नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे तो आपको सारे कोर्ट पहचान लिया आपने। अब इस कोर्ट में केस कौन सा चलेगा? ये तो मैंने तो अभी आपको ये बताया, 16 के अंदर पार्टीशन करा लो, रिकवरी कर लो, या 17 के अंदर, 16 के अंदर लिखा है मॉर्गेज के बारे में, रिडेम्पशन के बारे में, फोरक्लोजर के बारे में। लेकिन जब आपको रिडेम्पशन या फोरक्लोजर करना है तो केस सेक्शन 16 थोड़ी आएगा, सेक्शन 16 ने तो बताया किस जगह पे जाना है। तो
तो केस कहाँ करोगे, तो आपको टीपी का सेक्शन पता होना चाहिए। जब रिडेम्पशन आएगा, फोरक्लोजर आएगा, तो सेक्शन 60 पता होना चाहिए, सेक्शन 67 पता होना चाहिए। जब पेनल्टी लेनी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो सेक्शन 74 कॉन्ट्रैक्ट पता होना चाहिए। तो मैटर बनेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, मैटर आएगा टीपी एक्ट से, मैटर आएगा रेंट कंट्रोल एक्ट से। तो आपको वो सेक्शन याद होने चाहिए जिसके तहत हम यहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट करने जाएंगे या फिर एप्लीकेशन लगाने जाएंगे। ठीक है, तो ये आया आपके पास। तो अब वो आ गया, मैटर भी आ गया, सब कुछ हो गया। मैंने आपको एक ज़मीन बेची, मैंने आपको एक ज़मीन दी 8,000 रुपीज़ के अंदर। ठीक है, आपने मुझे एडवांस दिया 4,000 रुपीज़। आपने कहा बाकी की 4,000 रुपीज़ मैं आफ्टर 6 मंथ दे दूंगी, और जब आफ्टर 6 मंथ में 4,000 दे दूंगी तो मकान की रजिस्ट्री करा लूंगी। यही होता ना, हाँ पेमेंट अभी दिया, हाँ बाद में दोगे, जब दोगे तो रजिस्ट्री करा लेंगे, राइट। अब आप 6 महीने बताते हो, मैं किसी और को बेच देती हूँ। अब आपको मुझ पर क्या करना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा। अब इस केस को लेकर हम कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट वहां जाके क्या करेगा, आप हो कोर्ट, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना जजमेंट राइटिंग, तो आप कोर्ट हो, तो कोर्ट को वहां पे क्या करना पड़ेगा, इशू फ्रेम करने पड़ेंगे, इशू सेटलमेंट करने पड़ेंगे। अब जब इशू सेटलमेंट करने हैं तब आपके पास आना चाहिए ऑर्डर नंबर 14, ऑर्डर 14। बस जो आपकी मेन एग्जाम में देखा जाता है वो यही देखते हैं, क्या कोर्ट का नाम आपने सही पहचाना, यस या नो। सेकेंड, जो डिस्प्यूट है उसके लिए एक्ट का नाम सही लिखा है नहीं, किस एक्ट के तहत आए हो, सेक्शन 74 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आए हो, या सेक्शन 60 मॉर्गेज में आए हो, टीपी एक्ट में आए हो, सेक्शन 67 टीपी में आए हो। और साथ ही साथ देख रहे इशू, आपने इशू सेटलमेंट से किए नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछते। इशू सेटलमेंट करते हुए जजमेंट लिखिए, वो कभी नहीं कहते डिक्री की ड्राफ्टिंग कीजिए, वो तो कहते हैं इशू सेटलमेंट करते हुए डिक्री लिखिए, आगे बोलते जजमेंट लिखिए। अगर आपने सही इशू पहचान लिए तो आपको 10 में से मिलेंगे 7 नंबर या 8 नंबर, मैक्सिमम 7 मिलते हैं, किस्मत वालों को 8 मिलते हैं। और अगर आपके इशू खराब, बेकार, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2.5 नंबर, 4 नंबर में अटक जाते हो। अब आप सोचो कि मान लो अगर आपको जजमेंट में 10 में से मिलते हैं 2.5 नंबर, इसका मतलब कटिंग कितनी हुई, कटिंग कितनी हुई, 7.5 नंबर चले गए। तो लो 100 में से 7.5 तो 1 मिनट में चले गए। फिर 2 जजमेंट आए, दूसरे में मिले 3 नंबर, तो कट गए आपके 7, यानी 14.5 नंबर तो आपके ऑलरेडी कट चुके हैं। 100 में से 14.5 नंबर तो गए। फिर बाकी वाले में ऐसे करते करते कई बार तो पास भी नहीं करते ये लोग। अब आप सोचो, आपको लगता है मैं पूरा पेपर अटेंड करके आई हूँ, मुझे तो 40 नंबर, तो क्या 50 तो ऐसे ही मिल जाएंगे। और जहाँ 50 की उम्मीद करते ना, वहाँ आपके 32 आते हो, फेल हो जाते हो। तो आप सोच नहीं सकते, कई बार आपको लगता है फिर क्या लिख के आऊँ, अरे जो चीज़ पूछी है उसको ढंग के लिख के आओ, तो आपका हो जाता है सिलेक्शन। ठीक है, तो हमें क्योंकि कटिंग ज़्यादा होती है, हमें अब ये तैयारी करनी है कि भैया मुझे 7.5 मिले, कटे मेरे 2.5, तभी जाके मेरा सिलेक्शन हो सके। ठीक है, चलो, तो ये आया आपके पास। अब आता है इशू सेटलमेंट कैसे करना है, वो जब हम जजमेंट लिखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो जजमेंट राइटिंग करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कोर्ट का नाम कौन सा लिखना है, उसका जुरिडिक्शन कैसे ढूंढना है, कौन सा एक्ट उसमें लगेगा। फिर इस दौरान हम लिखेंगे, इशू फ्रेम भी करेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट भी आएगा, जरूरत पड़ी तो एसआरए भी आएगा, लिमिटेशन एक्ट भी आएगा, क्योंकि ये सब तो आते रहेंगे सिविल मैटर होगा तो। ठीक है, ठीक वैसे ही चलते हैं हम लोग क्रिमिनल मैटर की तरफ। तो ये था सिविल का कोड पहचान लिया, अब हम चलते हैं क्रिमिनल की तरफ, सीआरपीसी। अब आपका मैटर आ गया मर्डर का, कैसे करोगे आप, तो उसके लिए सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 6, सबसे ऊपर हाई कोर्ट होता है मेरा, उसके बाद मेरा सेशन कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट के बाद मेरा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है, और जहाँ मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है तो वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, उससे छोटा मेरा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है, और उसके छोटा मेरा एग्जीक्यूटिव। ये क्या है, कोर्ट की हायरार्की है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोई डिसीजन नहीं देता है ही नहीं, पीछे शेड्यूल में दिया वही नहीं है, सिवाय कहाँ देता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पता है आपको कहाँ देता है, 107, 108, 109, 110, 145, 146, 147, 133, 144। तो वो जजमेंट थोड़ी देता है, वो ऑर्डर पास करता है। क्या करता है, ऑर्डर पास करता है। जजमेंट देने का राइट तो जुडिशरी को होता है, जुडिशरी थोड़ी है। फिर कई बार ये लोग थक जाते हैं, एग्जीक्यूटिव ये ट्रांसफर कर देते हैं फर्स्ट क्लास में, आप दे दो, तो वो फिर वो अपना ऑर्डर पास कर देता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन सेशन कोर्ट। इसकी मदद करने के लिए 2 लोग होते हैं, एक होता है एडिशनल, एक होता है असिस्टेंट। ठीक है, एडिशनल असिस्टेंट है, हमारे शेड्यूल में कहीं नाम लिखा हुआ है इसका, नहीं लिखा है, तो अपन को भी एग्जाम में लिखना है, नहीं लिखना है।
कब लिखना है? यदि क्वेश्चन में लिखा गया, अपने आप को एडिशनल सेशन जज समझते हुए लिखिए, अपने आप को असिस्टेंट समझते हुए लिखिए तो ही लिखना है, अन्यथा अपने सेशन कोड मर्डर आ गया, कल्पेबल होमिसाइड आ गया, अटेम्प्ट टू मर्डर आ गया, एसिडेटिक आ गया, रेप आ गया, सीधा सेशन कोड, नो एडिशनल नो असिस्टेंट। जब तक कि क्वेश्चन में ना लिखा हो अपने आप को ये डीम्ड करते हुए तब तक नहीं लिखना है। इस भाई साहब की मदद करने के लिए दो लोग होते हैं, CJM ACJM, एक तो CJM होता है, एक ACJM होता है। इनके नाम भी जाके देखना, शेड्यूल में नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ है तो अपन को भी एग्जाम में नहीं लिखना है। जब तक कि क्वेश्चन में ना लिखा है अपने आप को CJM समझते हुए, अपने आप को ACJM समझते हुए, ये नहीं लिखा है अपन को नहीं पंचायतें करनी है। देन आया ये, इनके भी दो भाई है, एक होता है CMM, एक होता है ACMM। जो CMM इसका फुल फॉर्म होता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और जो ACMM इसका फुल फॉर्म होता है एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये सब शेड्यूल में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये सब निकल के कहाँ से आए हैं? ये निकल के आया है सेक्शन नंबर 9, ये निकल के आया है सेक्शन नंबर 17, ये निकल के आया है सेक्शन नंबर 12। ये सब CRPC में है, वहीं से निकल गया, मन से कुछ नहीं आया। और ये सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट मोस्ट ऑफ जगह पे है ही नहीं, राजस्थान में है ही नहीं, तो मोस्ट ऑफ जगह पे ये है ही नहीं तो टेंशन ही नहीं है, हो तो फिर टेंशन रखो। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जजमेंट नहीं देता है। तो इन सबको देखकर और शेड्यूल के अकॉर्डिंग फिर से वही दो नाम दिख रहे हैं, या तो सेशन कोर्ट या फिर फर्स्ट क्लास, दोनों में से एक आ जाता है। वो छोटा दिखे मैटर, छोटा आता भी नहीं है, ये सबसे अच्छी बात पता क्या है, एकदम छोटा मैटर आता ही नहीं है, तो या तो फर्स्ट क्लास लिखे और सेशन कोर्ट। जो भारी वाला मैटर हो, भयंकर वाला, सेशन कोर्ट, तो ये ईजी पड़ता है। सिविल में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्रिमिनल थोड़ा ईजी रहता है। ठीक है, ये आ गया अब आपके पास। अब यहाँ पे चार्ज फ्रेमिंग, कि चार्ज फ्रेमिंग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक आता है चार्ज फ्रेमिंग और दूसरा आता है आपके पास जजमेंट। अब एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताना, ठीक है, कि सेक्शन कौन सा लगाओगे। सवाल बहुत इजी है, कई बार पूछ रखा है मैंने। ए अपने घर से 2 व्हीलर, ये प्रशांत अपने घर से 2 व्हीलर लेके निकला, उधर से रजत अपने घर से 4 व्हीलर लेके निकला, और रॉन्ग साइड से कौन आ रहा था? 2 व्हीलर वाला। लेकिन गलती हमेशा किसकी होती? 4 व्हीलर की। जिसके पास बड़ी गाड़ी उसकी होती गलती। तो प्रशांत 2 व्हीलर से आ रहा था, रजत 4 व्हीलर से टक्कर हो गई। अब आपको पता है जब आपकी गाड़ी को ठोक दे तो आपके मुंह से सीधे क्या निकलती है? गालियां निकलती है। तो प्रशांत, रजत ने दे धनाधन माँ बहन की गाड़ी निकाली। प्रशांत को आया गुस्सा, प्रशांत ने इधर उधर देखा, एक लोहे का सरिया पड़ा था, उसने लोहे का सरिया लिया और रजत पे गुस्से में दे मारा। रजत ने उसको हाथ से पकड़ लिया, नहीं तो सर पे। अगर रजत हाथ पे नहीं पकड़ता तो वो प्रशांत के सर पे लग जाता, सॉरी रजत, यदि रजत हाथ पे नहीं पकड़ता तो रजत के सर पे लग जाता, खून भी आ सकता और रजत मर भी सकता। लेकिन रजत ने अपने आप को उसको पकड़ लिया। यहाँ पर प्रशांत ने कौन सा ऑफेंस किया? चार्ज फ्रेम करना है। अब आपको सेक्शन बताना है, अब आपको सेक्शन बताना है, ठीक है। तो भाई प्रशांत तुम ही बता दो सबसे पहले, प्रशांत तुम ही बता दो। हम्म 279, ठीक है। प्रशांत ने कहा मैं चार्ज फ्रेमिंग में 279 लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसने मुझे इसने नेग्लिजेंसी से गाड़ी चलाई। फिर मैं 325 लगाऊंगी डॉट शरीक करते हुए, ठीक है, क्योंकि उसने ग्रीवियस हट किया। अभी तो पकड़ा है वो, ग्रीवियस हट हो गया। हाँ, और ठीक है। तो विश्वजीत क्या ये सही कह रहा है? तुम कुछ चेंज करोगे इसको? मैं तो 352 लगाऊंगा। लो, उसने कहा मैं तो सीधा 352 लगा दूंगा, ठीक है, ओके। आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं रजत सर, कुछ आप मोटर व्हीकल्स एक्ट लगाएंगे। लो, उन्होंने तो MV एक्ट ही लगा दिया 184। उनकी गलती नहीं ना, एडीजे के स्टूडेंट है तो एडीजे के हिसाब से सोचेंगे, ठीक है, हम आपकी बात भी मान लेते हैं। आगे चलते हैं हम। अमिता तुम कुछ सोचोगी? अमिता, चलो अमिता के लिए और कोई लगाना चाहे तो बता दो। और कोई? प्राइवेट डिफेंस नहीं लगी सर। प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस क्यों लगेगा? चल प्राइवेट डिफेंस, तो चार्ज फ्रेमिंग में बेटा प्राइवेट डिफेंस कभी नहीं लगता, ठीक है। तुमने जो प्राइवेट डिफेंस का वो चार्ज फ्रेमिंग में नहीं लगता। प्राइवेट डिफेंस आता है, देख एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी बात तुमने बोली, मैं बताती हूँ। देखो क्या हुआ, ए बी के घर जाता है, ए बी के घर जाता है चोरी करने के लिए और साथ में बंदूक लेके जाता है, क्लियर। बी का पास प्राइवेट डिफेंस है कि वो ए को पकड़ सकता है,
ए को पकड़ा, ए बंदूक चलाने लगा, तो बी ने तलवार निकाली और ए का गर्दन काट दिया, एक ही गर्दन काट दी, गर्दन काटी, मर्डर हुआ एक तरह से, भाई ये तो डेथ तो नहीं है, ये तो मर्डर है। तो वहां पर चार्ज फ्रेमिंग भी होगी और जजमेंट भी लिखा जाएगा। सबसे लास्ट में आपको लिखना है कि यहां पर जो बी है उसने प्राइवेट डिफेंस का यूज किया, कोई अपराध नहीं बनता है, बाकी आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा। ड्राफ्टिंग तो पूरी होगी, चार्ज तो लगेगा साहब, ये क्या था, गर्दन काटी, मर्डर है, लगेगा बकायदा 302, चार्ज फ्रेमिंग 302 की आएगी, फिर जजमेंट राइटिंग लिखेंगे और पूरी कहानी सुन के जज साहब क्या करेंगे, यहाँ पर सेक्शन नंबर 101 का प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट देते हुए दोष मुक्त करेंगे। इसलिए याद रखना, चार्ज फ्रेमिंग में कभी भी प्राइवेट डिफेंस के सेक्शंस या जनरल एक्सेप्शंस के सेक्शंस नहीं आते हैं। ठीक है बेटा, ओके, ये सब गलत है। अब हो गए ना गड़बड़, मैंने आपसे कहा ना क्रिमिनल के अंदर ऐसे नंबर करते हैं। फिर से मेरी बात सुनो, सवाल क्या था, रज्जत अपने घर से कार लेके निकला, प्रशांत के पास 2 व्हीलर थी, 2 व्हीलर वाला रॉन्ग साइड था, टक्कर हुई, तो प्रशांत ने माँ बहन की, रज्जत ने 4 व्हीलर वाले ने माँ बहन की गाली निकाली, प्रशांत को आया गुस्सा, कौन था, 2 व्हीलर वाले को आया गुस्सा, उसने इधर देखे सरिया पड़ा था, सरिया से दे मारा, उसने पकड़ लिया, अगर नहीं पकड़ता तो सर पे लगती, मर भी सकता था। क्या है ये, सडन फाइट, दिस इज अ सडन फाइट, सेक्शन नंबर 300, एक्सेप्शन नंबर 4, सडन फाइट, मर जाता तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, लेकिन बच गया, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, सेक्शन नंबर 308। अब बताओ, इन सब की चार्ज फ्रेमिंग हो गई गलत, बस यही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक सेक्शन गलत लगा दी, नंबर ही गए आपके पूरे, खत्म ही हो गया। जबकि इसका परफॉर्मा फिक्स है, वही आपको एग्जाम में लिखना है, नंबर किसका मिलेगा, सेक्शन का। अब मान लो सेक्शन सही नहीं पहचाना तो क्या करोगे, तो बस अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि ये जो क्लास थी ये ऑनलाइन क्लास जो चल रही है उसी की रिकॉर्डिंग की। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जजमेंट राइटिंग की क्लासेस होती है, इसमें फ्रेमिंग कैसे करना है, इसकी डिटेल कैसे करनी है वो हम सिखाते हैं। तो आप जजमेंट राइटिंग की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9950574460। जजमेंट राइटिंग की क्लासेस का कितना ड्यूरेशन होगा, उसकी फीस क्या होगी, इस सब के जानने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, चलती रहती है। मान लीजिए वीडियो आज मैंने डाला, 3 दिन बाद देखता है, 3 दिन बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, जो पीछे रह गया वो आपके आगे ऐड हो जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।